बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस को फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ के अलावा भी हमारे पास लॉस मौजूद हैं, जिसमें से गॉसेस लॉ एक फेमस लॉ है जो कि हमें एक इजी मेथड देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करने के हवाले से। गॉसेस लॉ चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डील करता है तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो ऑब्वियसली एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइंस के तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें पास करेंगी, और अगर वो पैरेलल होगा तो कोई लाइन पास नहीं करेगी। और इसी तरह से कम लाइनें पास करेंगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ज़्यादा लाइनें पास करेंगी उस एरिया में से तो ज़्यादा फ्लक्स होगा। और कम फ्लक्स का मतलब वीक फील्ड और ज़्यादा फ्लक्स का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। इसमें परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट का जिक्र आया है। कुछ जगहों पे डेफिनेशन में भी परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट लिखा जाता है या एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली लिखा जाता है। तो इसमें क्लियर है बात, कॉमन सी बात है कि एरिया परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स है, और अगर पैरेलल होगा तो ज़ीरो फ्लक्स है। अगर एरिया परपेंडिकुलर और पैरेलल के बीच कोई एंगल बनाता है तो उसके कंपोनेंट्स बनाएं। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एरिया का उतना ही फ्लक्स उसमें से पास करेगा। तो इस तरह से एरिया एलिमेंट की जगह अगर परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट भी लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी दूसरी डेफिनेशन पर आएँ जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, जो हमें इसकी बारीकियों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बताएगी। वो होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स through an area is defined as the scalar product of electric field intensity and vector area A। तो दो बातें आई हैं। फ्लक्स को सिंबॉलिकली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज़ इक्वल टू E डॉट A। E is electric field intensity and A is vector area। इसको मज़ीद ओपन करें तो ई मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड ए। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस देखें कि किस किस बात पे ये डिपेंड करता है तो तीन मेन चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, इन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैसी है वहाँ पे फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। अगर फील्ड वीक है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होंगी पर यूनिट एरिया, अगर और इस तरह से कम फ्लक्स पास करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होंगी और फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इसको हम राइट साइड में फिगर में देख भी सकते हैं। ए वाली फिगर में ऊपर इसमें से सरफेस एरिया बराबर ही है, तो नीचे जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ उसी एरिया में से 4 लाइंस पास कर रही हैं, और ऊपर जहाँ फील्ड वीक है वहाँ उसमें से 2 लाइनें पास कर रही हैं। इसी तरह से दूसरी डिपेंडेंस है एरिया ऑफ द सरफेस पर। एरिया ऑफ द सरफेस अगर कम होगा तो कम लाइनें पास करेंगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइनें पास करेंगी। इसी तरह से वो एरिया किस ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ है इस पर भी डिपेंड करती है। इस पर पहले भी बात हुई है कि परपेंडिकुलर एरिया होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, पैरेलल होगा तो ज़ीरो फ्लक्स होगा, और अगर बीच वाले कोई एंगल होंगे 1 से 90 के दरमियान वाला कोई एंगल होगा तो उसमें फिर फ्लक्स होगा लेकिन परपेंडिकुलर वाले फ्लक्स से कम होगा। यहाँ एक और चीज़ आई थी वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया को अगर डिफ़ाइन करें तो वेक्टर एरिया इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस whose magnitude is equal to the area of the surface and whose direction is along
the direction of outward drawn normal to the surface. दोबारा कहूँगा कि वेक्टर एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is along the outward drawn normal to the surface. ये आपके सामने उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है और उसका फार्मूला भी मौजूद है कि A इज़ इक्वल टू A मैग्नीट्यूड इंटू N. AN is called vector area and whose magnitude is A and its direction is along the direction of outward normal N to the surface. ये डायग्राम बनी हुई है कि सरफेस है उसके ऊपर एक नॉर्मल ले लें तो ये वेक्टर एरिया बन जाएगा। यहाँ से अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स स्पेशल केसेस देखें कि मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कब कब पास करेगा, तो केस नंबर 1 मैक्सिमम फ्लक्स का है व्हेन एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. In this case, the angle between E and A will be 0. Phi will be equal to E dot A, E a cos of theta, and आपके पास ये सूरत बनेगी. इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड पर फिगर मौजूद है जिसमें सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर और जब सरफेस परपेंडिकुलर है तो उसका वेक्टर एरिया फील्ड के पैरेलल है. तो जब वेक्टर एरिया फील्ड के पैरेलल है तो ई ए कॉस ऑफ ज़ीरो हो जाएगा. जब कॉस ऑफ ज़ीरो होगा तो कॉस 0 1 होता है. तो फाई ई विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू. इसी तरह से केस 2 नीचे वाली फिगर को गौर से देखें कि इसमें एरिया पैरेलल पड़ा हुआ है फील्ड लाइन के. जब एरिया एलिमेंट पैरेलल पड़ा होगा तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर होगा. तो यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 का एंगल होगा. तो फाई ई के फार्मूले में जाके पुट करें तो ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा और कॉस एंगल 90 होगा. कॉस 91 होता है और वो कॉस 90 ज़ीरो होता है. तो ये फ्लक्स को ज़ीरो कर देगा. तो फिज़िकली भी आप देख सकते हैं कि जब सरफेस पैरेलल होगी तो उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा. तो ये हमारे फार्मूले मैंने भी उसी तरह से दे दिया. और अब आते हैं जनरल केस की तरफ जो तीसरा केस है. व्हेन एरिया इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लाइंस के साथ कुछ एंगल होगा जो कि 90 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, इन बिटवीन होगा. कोई 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है. तो उसको हम जनरली थीटा बोलेंगे. तो इस तरह से जो फ्लक्स का फार्मूला बनेगा वो E इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन E होगा. एरिया का प्रोजेक्शन E के ऊपर कौन सा बन रहा है ये होगा. तो ये फिर आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ वो एंगल लिख लेंगे जो वेक्टर एरिया और ई के दरमियान होगा. वो 30 40 50 जो भी होगा वो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा फ्लक्स की. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट है ई और ए की. तो स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग यही होता है कि उसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है. तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है. वैसे भी हमने फ़िज़िकल डेफिनेशन में भी देखा कि इट इज़ नंबर ऑफ़ लाइंस, मेजर ऑफ नंबर ऑफ़ लाइंस. तो नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसके यूनिट पर जाएं तो E इंटू ए, इन दोनों के यूनिट्स लिखें तो E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और A का यूनिट है मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वेक्टर एरिया के बारे में मैं थोड़ी सी बात और करता चलूँ कि वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नए तरह से आसानी से समझ में आने के लिए किया गया है. क्योंकि वेक्टर एरिया का नाम लेकर जब हम
इस फार्मूला को सामने रखते हैं, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, तो बज़ाहिर जो 2 सफ़ों का 2 पेजेस का आर्टिकल है वो एक छोटे से फार्मूले में समो जाता है। और इस तरह से जो डॉट प्रोडक्ट को जानने वाले लोग होते हैं वो पूरे फ्लक्स को सिर्फ इस फार्मूला को देखकर समझ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।